हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर आना भी चाहता, उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और तय करने की आवाज, हरे राम हे भगवान, अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को टाल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रही। चक्का गिरधा, चक्का गिरधा, आजा फिर जा, आजा फिर जा, चकाक चकधा, चकाक चकधा, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वो कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद जिले के सीमा के बराबर है। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित हैं। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वो भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वो गाय चराता, थारोसर दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते। लुट्टन के सिर पे कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वो गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाता है। लोग उससे डरने लगे। वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वो कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वो दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा।
जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग पतंग से सुंदरता टपक पड़ती। 3 दिनों में ही पंजाबी तथा पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उनके सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुर्गी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से ही घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय राजा साहब जैसे ही से दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। अरे पागल है पागल, अरे बड़ा ये बड़ा बड़ा। और बाज बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण से निकलकर फूट पड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर उससे कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुकुम सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया। देह में दोस्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। अरे सरकार इतना समझा रहे हैं। जो आए सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक मर जाऊंगा। मिले वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने आ जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया। बेबस होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेरे के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। चकधा गिरधा चकधा गिरधा। बड़ी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, लुट्टन को चांद ने कसकर दबा दिया था। अरे गया गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। अरे हलवा हो जाएगा हलवा। हंसी खेल रही, शेर का बच्चा है बच्चू। लुट्टन की गर्दन पर चंगी डाल चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। अरे वहीं तक नागे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वो अपनी शक्ति और गांव पेश की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो, बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन तुरंत दांव काटकर बाहर निकला और लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह, मिट्टी के शेर अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो जनमत बदल रहा था।
मोटी और बड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। चट्टाक चट भाग, चट्टाक चट का उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ओए धीना धीना देख धीना। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद से चलो चल। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता ये स्थिर ना कर कि किसकी क्या धनी की है। फलता अपनी अपनी छल इसने मां दुर्गा की, महावीर जी की, कुशले राजा श्यामानंद जी की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कुत्ता पापता गाड़ ठोकता सबसे पहले बाजे वाली जोश पर पहुंचा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को अपनी गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सड़ गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की। अरे हे किंतु राजा साहब ने उसे स्वयं छाती से लगाकर और गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। हुजूर, जात के साथ फांसी। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेप्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उठा रहे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यहाँ न्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए बस करें, 14 मिनट हो गए। उसने दर्द कर रहा सर आप। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम राजा साहब के स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार लगा दी। कुछ ही वर्षों में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुनाकर आसमान दिखा दिया। काला खा के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वो जो ही लंगोट लगाकर याली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वो राज दरबार का दर्शनीय जीवी रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बात दहाड़ता। लोग समझ जाते राजा का भाग बोला। ठाकुर बाड़ी के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ जाते पहलवान बोला। मेलों में वो घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चल। दुकानदारों को चुहल करने की सूझ थी। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता। अरे पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। और पहलवान बच्चों की स्वाभाविक स्थिति हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ देर से। दो से रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस और छुट्टी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। और मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब खुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरा का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वो वापस जाता। मन और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं।
यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वो निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को साया फैसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब ये देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत पहलवान अजय रहा। वो दंगल के मैदान में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधा चुकी। दोनों ही लड़के तगड़े और गठीले। दंगल के मैदान में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास से निकल पड़ा, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हुए थे। दोनों का भरण पोषण राज दरबार में ही हो रहा है। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों को सिखाता और दोपहर में लेटे लेटे सब सारी ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोलक की आवाज है। ढोलक की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल के मैदान में उतर कर सबसे पहले ढोलक करना, समझे? मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज की शिक्षा वो नित्य दिया करता था। किंतु इसकी शिक्षा दीक्षा पर किए किराए पर पानी फिर गया। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब की समझ स्थिरता आ गई। राजकुमार के आते ही दूर हो गया। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा खा के पड़ा पहलवान। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन सुनते ही राजकुमार ने कहा, हॉरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं, उसे गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वो ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वो गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो स्वयं ढोलक बजा कर अपने दोनों पुत्रों और शिष्यों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर भला क्या खाकर कुश्ती सीखे। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में वो दोनों अपने पुत्रों को ही ढोलक बजाकर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर जो भी मजदूरी करके लेके आते उसी में गुजर होती रहती। अकस्मात गांव पर ये वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को घूमना शुरू कर दिया था। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होती। शायद सूर्य के प्रकाश में। सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराते अपनी अपनी झोपड़ियों से निकलकर अपने पड़ोसियों तथा आदमियों को ढाढ़स देते थे। अरे जो गया तो
जाती रहती। पास में ही दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्र की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता है, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथविहीन प्राणियों में वो संजीवनी शक्ति ही भरती। गांव के बूढ़े बच्चे जवानों इस शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल का दृश्य ना झूठता था। स्पंदन तक स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी की इस सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। मृत्यु से वे डरते नहीं। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर अंधकार की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा पटल को लगा दो बाबा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पन्न पड़े। दोनों ही बेटे सर पेट की बल पड़े हुए थे। सर एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद दी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। अगले दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद जी की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग है। कितनों की तो हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, उसके दोनों पहलवान बेटे मर गए। पर पहलवान की हिम्मत को देखो। 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान
पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा। क्योंकि मैं जिंदगी में कभी जित नहीं हुआ। सीता सुलगाने समय ढोलक बजा देना। आपको तालियां। ये कहानी परिचय नाथ रेणु की है। पहलवान की कोई बात नहीं, ये तो टेक्निकल मामला होता है, वो बीच में आके डिस्टर्ब करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहलवान की ढोलक जो कहानी है एक कलाकार की कहानी है, और आपने देखा कि कैसे वो परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उसके बेटे भी मर जाते हैं, फिर भी वो ढोलक बजाना नहीं छोड़ता। ऐसा ही दौर आया था ना कोरोना के समय में, लाशें बह रही थी, हम लोग किसी को छू नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे। तो स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे की तस रहती हैं। उसमें महामारी था, दवाई नहीं थी, और आज भी महामारी था ना कोरोना, बहुत सारे लोग चले गए जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो भी चले गए। इस पूरी कहानी को जो प्रेजेंट किया है, जो आपके पात्र हैं, जो सूत्रधार की भी भूमिका में थे और कैरेक्टर भी कर रहे थे, गोपाल मिश्रा। अगर आपको कहानी अच्छा लगा, नाटक अच्छा लगा तो प्लीज मुझे तालियां बजाएं। दूसरा जो सूत्रधार और पहलवान की भूमिका निभाई थी, सत्यम कुमार। और तीसरा जो सूत्रधार और पहलवान की भूमिका निभाई थी, आर्यन। हमारे बीच सूरज कुमार है, जो टेक्निक देख रहे थे, जो भाव आ रहे थे, जो विजुअल आ रहे थे, आपको दिखाया जा रहा था, जो म्यूजिक आपको सपोर्ट कर रहा था उस तक को ले जाने के लिए, तो सूरज कुमार है। पूरे नाटक के जो
सूत्रधार संस्थान की तरफ से यहाँ के प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस मंच पे आज टीचर्स डे के दिन ये प्रस्तुति दिखाने का मौका दिया।